नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल सेट से यूट्यूब चैनल पर जाकर के माँ भारती फाउंडेशन जोमनेर के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकन को शुरू करके आप हमसे रेगुलर जुड़ सकते हैं। आप हमें प्ले स्टोर या गूगल पे माँ भारती फाउंडेशन जोबनेर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। माँ भारती jobnet.com के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आज दोस्तों हम आपके सामने 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आइए देखिए। माँ भारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे कैसे मनुष्य श्वसन लेता है, कैसे बाहर छोड़ता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन बात करें कि अपने श्वसन तंत्र के अंदर, तंत्र मतलब खूब सारी इकाइयों का एक समूह जिसके अंदर अनेक कोशिकाएं एक काम को संपादित कर रही हो, उसी को तंत्र में डिफाइन किया जाता है। तंत्र में देखा जाता है भाई खूब सारी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई का निर्माण कर रही हो और एक काम को संपादित कर रही हो। ऐसे अब इसके अंदर पहले बात करें कि श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग काम आते हैं। श्वसन तंत्र में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र। एक होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में अपन किस किस को देखते हैं, इसके अंदर आता है अपना नासिका छिद्र। नासिका छिद्र होता है जो कितने एक जोड़ी पाए जाते हैं, नासिका छिद्र होते हैं। नासिका गुहा, नासिका गुहा तीसरा कौन सा है, फिर बाद में नासिका गुहा हो गई, फिर मुख ग्रसनी, ग्रसनी मुख गुहा, ग्रसनी होगी, मुख गुहा हो गया, मुख गुहा हो गया। फिर बाद में आ गया इसके अंदर वो बीच में संरचनावाद पढ़ेंगे। दूसरा निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में कौन सा आता है, एक तो होता है श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनिका, फिर आता है श्वसनिका। श्वसनिका के बाद में आता है श्वसनिका, ये वाली होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर बाद में वायु कूपिका। इन चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे नासिका छिद्रों से वायु अपने नासिका गुहा में प्रवेश करती है, नासिका गुहा से कैसे ग्रसिका में जाती है, वहां से कैसे ट्रेकिया में प्रवेश करती है, वहां से ट्रेकिया से कैसे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कैसे एल्वियोलाई में जाती है, उसके बारे में अपन देखते हैं डायग्राम की मदद से। यहां से स्टार्ट हो जाता है, ये वाला है नासिका छिद्र, ये वाला है नासिका छिद्र, और ये वाली होगी नासिका गुहा। नासिका गुहा के अंदर कुछ हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। इन रोमों का काम क्या होता है, जो कि बाहरी अशुद्ध वायु आती है, अशुद्ध वायु जिसके अंदर धूल के कण वण उपस्थित हो उनको स्वच्छ करेगा, अशुद्ध वायु को स्वच्छ करना क्या काम करती है, ये रोम, इनको बोलते हैं रोम हेयर, जो बाल पाए जाते हैं रोम, वो क्या करते हैं अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। नासिका गुहा के बाद में अब यहां से लेकर वायु को यहां तक की दूरी तय करनी पड़ती है, इसके यहां तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इस नासिका गुहा
ये नासिका गुहा क्या होती है, जो ऑक्सीजन है ना, वातावरण की ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन को शरीर के तापमान में ढालती है। शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बाहर की जो वायु का तापमान अगर कितना भी हो तो उसको नासिका गुहा के अंदर कितने डिग्री सेल्सियस पर ले जाया जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट कर देगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने पर इसका कितना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर बाहर टेम्परेचर डिक्रीज है तो अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अपने 37 डिग्री सेल्सियस तक इसको कन्वर्ट कर देती है। ये रोग होते हैं जो कि शुद्ध करने का काम करते हैं। यहाँ पर कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां। ये श्लेष्मा ग्रंथियां क्या काम करती है, जो भी बाहर से जीवाणु और विषाणु आते हैं, उनको क्या काम करती है, चिपकाने का काम करती है। जब कभी भी अपने को जुकाम हो जाता है तो ये श्लेष्मा ग्रंथियां क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा श्लेष्मा बाहर निकलता है। उसकी वजह से अगर ये क्या संक्रमण की अवस्था होती है, उस संक्रमण अवस्था के अंदर कोई भी जीवाणु अगर अपने को संक्रमित करता है तो क्या नासिका गुहा, जब भी अपने को राइनो वायरस समूह, जब भी जुकाम लगती है, वायरस का ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं राइनो वायरस का समूह, वो राइनो वायरस का समूह अपने क्या करता है, संक्रमित करता है, जिससे अपने को क्या हो जाती है, जुकाम। उस जुकाम वाली अवस्था में जो अपने नासिका छिद्र होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने के बाद में जो नासिका के काम को क्या काम करना बंद कर देते हैं। अब कोई भी वायरस का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहने का खतरा रहता है, उस खतरे को कम करने के लिए जो अपना शरीर है, जो अपना श्वसन तंत्र है, वो किसका निर्माण करेगा, ज्यादा से ज्यादा श्लेष्मा का निर्माण करेगा। ये श्लेष्मा उस वायरसों को, उस जीवाणु को वहां पर चिपकाती है, चिपकाने के बाद में फिर उसको अपने द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ से नासिका गुहा में या मुख गुहा में आ गया। मुख गुहा के बाद में यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के पास में एक तो पाई जाती है, सबसे पहले जो आगे आती है उसे बोलते हैं ट्रेकिया। जस्ट इसके पीछे होती है ग्रसिका, ग्रास नाल भी बोलते हैं, इसके पीछे होती है ग्रास नाल और इसके जस्ट आगे होती है ट्रेकिया, इसको बोलते हैं श्वास नली। जो श्वास नली होती है ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये देखो श्वास नली, ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसके ऊपर सी आकार के मतलब ऐसे, मतलब कैसे होते हैं, अपूर्ण छल्ले, अपूर्ण उपास्थि छल्ले पाए जाते। ये अपूर्ण उपास्थि छल्ले होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जो अपनी श्वसनिका है ना, जो श्वास नली, उसको पिचकने से रोकने का काम करते हैं। मतलब पिचकाने से, पिचकने से रोकना। कि ये वाला सी, अगर इसको पीछे से देखे, ये वाला कौन सा है, इसका अग्र वाला व्यू, अगर दृश्य है। अगर इसको पीछे घुमा दें तो पीछे घुमाए तो अपने को ऐसे दिखेगा बस। मतलब क्या है कि जो आगे वाले छल्ले ना, ये वाले छल्ले पीछे तक बस इतना ही है, पीछे से पूरा इसको कवर नहीं करता। या इसीलिए बोलते हैं इसको अपूर्ण छल्ले बोलते हैं, अपूर्ण उपास्थि छल्ले बोलते हैं। जो क्या काम करते हैं, जैसे इस पाइप के अंदर, पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जैसे जैसे वायु आएगी या बाहर निकलेगी तो वायु के बाहर आदान प्रदान के कारण ये एक दूसरे की भित्तियां चिपक नहीं जाए, उस चिपकने से बचने के लिए इसके अंदर ये छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगले वाले के बाद में ये वाला कैसा हो गया, ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर अपन क्या लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन नासिका गुहाद्वार वाला लेते हैं। कुछ मांसपेशियां पाई जाती है जो अपने को ऑक्सीजन के अंतर श्वसन और बहिश्वसन करने के लिए भी काम में आती है। उसके बारे में बात करेंगे। अब अपन चलते हैं
फेफड़ों की संरचना, लंग्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां से अपनी आ गई ट्रेकिया, ट्रेकिया फिर दो भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली, श्वास नली कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। एक तो होती है प्राथमिक श्वास नली, दूसरी होती है ये वाली कौन सी? प्राथमिक श्वास नली। फिर ये प्राथमिक श्वास नली कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। तो ये कौन सी होगी? द्वितीय श्वास नली। इसको बोलते हैं 1 डिग्री श्वास नली। ये वाली कौन सी? 1 डिग्री। मतलब ये सिंगल से जो ब्रांच निकली है पहली, उसे बोलेंगे 1 डिग्री श्वास नली। फिर बाद में इससे कुछ और निकल जाते हैं जिसको बोलते हैं अपन 2 डिग्री, 2 डिग्री श्वसनिका। 2 डिग्री से कितनी डिग्री निकल जाती है? 3 डिग्री, 3 डिग्री श्वसनिका। फिर ये लास्ट के अंदर जाके खुलती है कुपिकाओं के अंदर। किसके अंदर? वायु कोष्ठीय कुपिकाओं के अंदर खुलती है। अपने फेफड़ों के अंदर मिलियंस कुपिकाएं पाई जाती है। फेफड़ों के अंदर मिलियंस कुपिकाएं पाई जाती है। ये कुपिका होती है ऐसे, यहां से आ गया श्वसन आएगा, श्वसन आने के बाद में दो भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में बढ़ने के बाद में इधर उधर दोनों लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर चला जाएगा। ये हमारा लंग्स हो गए अपने। ये हमारे लंग्स हो गए। जो लेफ्ट लंग होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसके अंदर एक तिर्यक फिशर पाया जाता है और राइट वाला होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। ये दोनों 3 भागों में, ये वाला 2 भागों में बटे हुए होते हैं। ये क्यों? इनके बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण ये अलग अलग भागों में बटे हुए होते हैं। ये वाली जो वायु कुपिका है इसकी संरचना देखते हैं। जैसे कि ये वायु कुपिका, जो कि वायु कुपिका की कोशिका है। ये वायु कुपिका की कोशिका है। एक इस एक कुपिका का अध्ययन कर रहे हैं अपन, इस वाली कुपिका का। इस वाली कुपिका के बारे में देख रहे हैं, जो यहाँ पे पाई जाती है अपने, जो हृदय से आती है। कौन सी सिरा आएगी यहाँ पर? पल्मोनरी सिरा। जो कहां से आती है? हृदय से ऑक्सीजन को लेने के लिए। कौन सी सिरा आती है? पल्मोनरी सिरा। यहां से रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है। यहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन इधर से इधर की ओर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, है ना? ठीक। ये वाली सिरा, वैसे तो सिराओं का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहन करना, लेकिन ये अपवाद पाया जाता है। वैसे तो अपवाद नहीं, अगर शरीर से ऊपर की तरफ लेके जा रही है ना तो पल्मोनरी सिरा, फुसफुसीय सिरा बोलते हैं। ये सिरा एकमात्र है जो किसका वहन करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये सिरा यहां तक लेके जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड देगी, इसको बोलते हैं धमनी बोलते हैं, है ना? पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर यहां से CO2 वहां छोड़ के ऑक्सीजन लेकर आएगी, है ना? फिर बाद में यहां पर पाए जाते हैं कुछ आधारित तत्व। आधारित तत्व पाए जाते हैं। अब ये आधारित तत्व की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उसी हिसाब से विसरण यहाँ पे होगा। जो ऑक्सीजन घुलनशील होती है वो किसके कारण? इस विसरण के कारण।
सामान्य विसरण होता है मतलब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन कहलाता है विसरण। अब इस विसरण के कारण यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर आ रही है, ऑक्सीजन स्टोर होकर ये सीधी चली जाएगी अपनी जो धमनी के अंदर। फिर बाद में यहाँ धमनी से यहाँ से ले लिया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे जैसे इनकी सांद्रता के अनुसार बाहर और अंदर चलती रहती है। ये बड़े कूपिका की स्ट्रक्चर देख ली, कूपिका के बिल्कुल व्यू देख लिया, एक पूरा डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर कोशिका जैसे जैसे आती है इसके अंदर से पानी हो जाता है। अब देखते हैं कि कैसे निचली श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। श्वसन दो प्रकार से करते हैं, एक तो अंतर श्वसन करते हैं, बहिश्वसन। एक होता है अंतर श्वसन, एक होता है बहिश्वसन। अंतर श्वसन के अंदर कौन कौन सी मांसपेशियां उपयोग में आती है? अंतर श्वसन के अंदर क्या होता है, मतलब अपन वायु को अंदर लेना, ऑक्सीजन है उसको अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना, लंग्स के अंदर ग्रहण करना। इसके अंदर कौन कौन सी मांसपेशियां यूज आती है? एक आता है डायाफ्राम, डायाफ्राम यूज होता है। एक तो डायाफ्राम में काम आता है, ये डायाफ्राम होता है डोम शेप। डोम शेप होता है मतलब ऐसे गुंबद आकार का बोलते हैं इसको, गुंबद आकार का। गुंबद आकार का होता है डायाफ्राम। ये क्या करता है ऐसे, अगर ये दो अवस्था में पाया जाएगा, एक तो है डोम शेप, जब अपन श्वसन को अंदर लेते हैं, जैसे श्वसन को अंदर लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, गुंबद आकार का। जैसे अपन श्वसन को बाहर निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, एक सीधा हो जाएगा ये डायाफ्राम। अगर अंदर लेंगे तो कैसा आकार का हो जाएगा, डोम शेप या गुंबद के आकार का। अगर श्वसन को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो कैसा हो जाएगा, सीधा श्वसन। अरे फेफड़ों में पाया जाता है केज, जैसे कि रिब्स पाई जाती है अपने फेफड़ों में, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है। इन रिब्स के मध्य एक जाल पाया जाता है केव्स। इनकी मदद से अपन अंतःश्वसन और बहिश्वसन को बलपूर्वक ले सकते हैं। श्वसन तंत्र के अंदर अंतःश्वसन हो गया। दूसरी बात करते हैं बहिश्वसन की। बहिश्वसन के अंदर क्या करते हैं अपन, शरीर से जो भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर कौन सी उपस्थित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बहिश्वसन करते हैं। और अंतःश्वसन ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना। अब बात करते हैं कि हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक सुग्राही होता है। मतलब यह है कि अपन अगर जोर से मतलब बलपूर्वक श्वास ले ले तो श्वास लेने के पश्चात अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। बलपूर्वक श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। अगर हमारे शरीर के अंदर हमारे जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम होगी तो अपन श्वसन को उतनी देर के लिए रोक सकते हैं। जैसे ही ऊतकों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वैसे अपनी श्वसन की क्रिया तेज होती चली जाएगी। अपन मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करता है। मतलब है 1 मिनट के अंदर मानव कितनी बार श्वसन अंदर ले सकता है, बाहर ले सकता है, 16 से 18 बार। अंतःश्वसन और बहिश्वसन 16 से 18 बार करता है। अब श्वसन तंत्र के अंदर
ये वाला कैसे अपन श्वसन तंत्र को लेते हैं, कैसे डायाफ्राम ने उनके कार्य पता लगा लिए, कैसे सबसे पहले जो श्वसन तंत्र आता है वो श्वसन तंत्र कहाँ से, नासिका छिद्र से प्रारंभ होता है। नासिका छिद्र से प्रारंभ होने के बाद में नासिका गुहा में जाता है, नासिका गुहा के बाद में ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका के बाद में फिर एपिग्लोटिस आता है। वो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, जो खुला रहता है वो सीधा पहले ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से बाद में ब्रोंकाई के अंदर जाती है, ब्रोंकाई से लास्ट के अंदर कुपिका में खुलती है। कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, सबसे ज्यादा आदान प्रदान कुपिकाओं में होता है। कुपिका से रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिला दी जाती है। फिर बाद में इन श्वसन की प्रक्रिया को नियमन करने के लिए एक डायाफ्राम पाया जाता है। डायाफ्राम अपने अंत श्वसन और बहिश्वसन के लिए काम में लिया जाता है।